जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश को 1150 से अधिक दंगे दिए हो, हिंदुओं को कटवाया हो, मरवाया हो, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करवाया हो, उससे हमें हिंदू होने का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया जानती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस तरह से दंगों में जला था। तो उनके अब चाचा जान आजम खान ने प्रतिष्ठा बना ली और रात में 12 बजे डीएम एसएसपी को दोनों को हटाया गया और हटाने के बाद उन अपराधियों को छोड़ दिया गया, जिससे दंगे की आग भड़क गई और कितने लोग, कितने नौजवान हमारे मारे गए। जो भेद करते हैं, हिंदू की बेटी यदि 12th पास करेगी तो कुछ नहीं मिलेगा, मुसलमान की बेटी पास करेगी तो 30,000 रुपए देगी। अखिलेश यादव की सरकार ये देखा है इस उत्तर प्रदेश ने। अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। अखिलेश यादव ने वही किया जो औरंगजेब ने अपने पिताजी के साथ व्यवहार किया था, वही मुलायम सिंह के साथ अखिलेश यादव। दावा तो राहुल गांधी वही करते हैं जो पाकिस्तान की सरकार करती है। जो भाषा पाकिस्तान के मंत्री बोलते हैं, जो भाषा पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष बोलते हैं, वहाँ के जनरल्स बोलते हैं, वही स्क्रिप्ट राहुल गांधी भी बोलते हैं जी। फर्जी केसों में फंसवाना, उनको जेल भिजवाना, उनका उत्पीड़न करना, भ्रष्टाचार करना, बेईमानी करना, जमीनों पर अवैध कब्जे करना, पूरा परिवार। नौझील में देखो उनके भाई ने जमीन कब्जा रखी है, मथुरा में देखो उनका छोटा भाई सबसे बड़ा माफिया है। जुगाड़ तुगाड़ करके, दल बदल करके, बार बार भ्रष्टाचार करके, उनसे बड़ा दल बदलू उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नहीं है। एक भी पार्टी नहीं बची है जिसको छोड़ दिया हो। इतना अवसर, हाँ बड़ी बात कह रहा हूँ, रिकॉर्ड है ना, मैं गिना दूं ना। कांग्रेस से शुरू हुआ, कांग्रेस, लोकतांत्रिक कांग्रेस, फिर आरएलडी बीजेपी गठबंधन से लड़े, फिर तृणमूल कांग्रेस से लड़े, फिर सपा से लड़े, फिर बसपा से लड़े, और तो कोई दल है नहीं यूपी में। तो माफिया ही कहूंगा मैं उनको, वो बहुत बड़े माफिया हैं। मेरी बात, मैंने अपना जीवन गलाया, जीवन के 35 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया है और जीवन भर करता रहूंगा। हर पार्टी के साथ गद्दारी कर करके आए हैं। जवाब दें मुझसे, बहस कर लें आकर के। मैं तपा हुआ तपस्वी कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, इस बात का मुझे गौरव है। वो किस पार्टी के हैं बता देना। अवसरवादिता की पराकाष्ठा, बेईमानी भ्रष्टाचार की कोई पराकाष्ठा, दल बदल की कोई पराकाष्ठा है तो उसका नाम है श्याम सुंदर शर्मा। यहाँ नेता का बेटा नेता नहीं बनता, नेता का बेटा नेता नहीं बनता। यहाँ पर जो अपनी मेहनत करके आएगा वही बनेगा। लेकिन राजनाथ सिंह मेहनत करते हैं। अरे कब से काम कर रहे हैं पंकज सिंह जी, कब से काम कर रहे हैं लगातार। नमस्कार, मैं हूं विकास। एक ऐसे विधायक जिन्होंने 8 बार के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री को हराकर माट की विधानसभा सीट पर जीत हासिल करी, और उसके बाद अगली बार फिर से एक बार तैयारी में है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हिसाब किताब चेक कर लिया जाए। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। जिस तरीके से 2027 के चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल बजना शुरू हो चुका है, और अब जिस तरीके से आपकी नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं पार्टी में, आपकी एक अलग अहम भूमिका निभाते रहे हैं आप पार्टी के अंदर, तो क्या लग रहा है 2027 में, यानी कि जो अगले चुनाव आ रहे हैं, एक और मंत्री पद हमारे मथुरा को मिलने वाला आपके जरिए? देखिए, जहाँ तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव के मूड में तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहती है जी। जिस दिन से मैं विधायक बना, 10 मार्च 2022 को रिजल्ट आया, तो 11 मार्च से मैं अगले चुनाव की तैयारी में लग गया था जी। एक भी दिन चैन से नहीं बैठना। ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन भी है। आप जनता के बीच रहेंगे तो अलग से कुछ तैयारी करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मैंने ये ध्येय बनाया कि माट विधानसभा क्षेत्र की जनता की अधिक से अधिक सेवा करूंगा। और माट जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, अब चारों विधानसभाओं के कंपैरिजन में यदि देखेंगे, माट को बहुत पीछे था। वहाँ अलग प्रकार की घटिया किस्म की राजनीति करने वाले लोग पहले चुने जाते थे। आज आप माट को जाकर के देखेंगे तो आप परिवर्तित आपको नजर आएगा। चाहे आप सरकारी आंकड़े निकाल लीजिए, किसी विभाग के डेवलपमेंट के काम निकाल लीजिए, आप भौतिक सत्यापन उसका जाकर के करिए तो रोडें आज फर्राटेदार रोडें बनी हुई हैं। एक एक रोड 80-80 करोड़ रुपए की बनी है। अनेक रोड ऐसी हैं, मैं आपको नाम गिनाने नहीं, मैं ये चाहूंगा कि 5 साल का जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, बुलेट पॉइंट्स में आप गिना दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा काम था छाता, शेरगढ़, नौझील, बाजना और अलीगढ़ गोमत को टच करने वाली रोड का सबसे बदतर हालत थी उसकी जी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा माट क्षेत्र की जनता जनार्दन की तरफ से। उन्होंने उसको एकदम बहुत बढ़िया रोड बनवा दिया।
ठीक है। जल भराव था, बाजना में तो तालाब बना रहता था। मैं जब वहीं पैदा हुआ हूं, जन्म से लेकर के आज तक मैंने बाजना की कीचड़ खत्म नहीं देखी थी। और आज देखिए सीसी रोड ऐसी फर्राटेदार है, दौड़ते हुए हम लोग चले जाते हैं। लेकिन इस बार भी लेकिन स्थिति तो बड़ी खराब हो गई थी, बाढ़ के जब हालात बने। वो तत्काल की स्थिति है। बाढ़ आती है तो प्राकृतिक प्रकोप है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वर्षा अधिक हो जाए, सूखा पड़ जाए, नदियों में बाढ़ आ जाए, तो ये प्राकृतिक चीज है। उससे जूझने के लिए भी हमारे पास सिस्टम था। हम लड़ रहे थे, लगातार गांव में जा रहे थे। कोई ऐसा गांव नहीं था जो बाढ़ में डूबा हुआ हो जहां हम नहीं पहुंच पाए हो, जहां सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई हो, और उसको हमने ठीक से टैकल भी किया। दूसरी बात कहूंगा, नौझील से रायपुर रोड कभी नहीं बनी थी। चुनाव के समय धरने पे बैठे थे लोग, ऐसे ऐसे नेता चुनाव लड़ रहे तो कह रहे थे हम अपनी जेब से बनवा देंगे। तो मैंने कहा भाई मैं तो इतने बड़े घर से पैदा हुआ नहीं हूँ, गरीब घर का बेटा हूँ, मैं तो बनवा नहीं सकता, पर इतना जरूर विश्वास दिलवाऊंगा कि मैं विधायक बनूं या ना बनूं, वो रोड जरूर बन जाएगा। तो वो आज रोड बन गया है जी। बाजना से लेकर के आप जाइए मिठौली, बाजना से जाइए बिरजूगढ़ी, और अनेक रोड है, मैं गिनवाऊंगा आपको। तो कभी शेरगढ़ से लेकर के उजानी रामपुर बड़ा होते हुए रोड थी, वो धुआं धूल एकदम बुरा हालत उसकी रहती यानी थी। आपके क्षेत्र की जो जनता है वो आपसे खुश है पूरी तरह से। आप देख रहे हो अभी कार्यक्रम हुआ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन साहब आए, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए, वो घर आए एकलव्य से, तो वहां 8 बजे हजारों की संख्या में हुजूम था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी राजनेता का जो परीक्षा का समय रहता है, या तो चुनाव रहता है या पॉलिटिकल प्रोग्राम रहते हैं, तो सुपरहिट प्रोग्राम सारे जा रहे हैं जी। तो इसका मतलब है मैं सही काम कर रहा हूँ। शांति है, सुख से लोग रह रहे हैं, किसी के साथ बिल्कुल कोई ज्यादती नहीं हो रही है। जी। बीजेपी को ना हिंदू समर्थक पार्टी के तौर पर देखा जाता है, पूरे नेशनलाइज की बात करें, राष्ट्रीय स्तर की बात करें, ठीक है। लेकिन अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप हिंदू विरोधी पार्टी हैं। कैसे हैं? काशी में मणिकर्णिका घाट तोड़ रहे हैं आप, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर आप तोड़वाई करवा रहे हैं, इसी के साथ शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि योगी जी किसने घोषित किया, उसका सर्टिफिकेट दें वो। देखिए अखिलेश यादव जी अपनी बाप की कमाई पर, अपने पिताजी की मेहनत पर मुख्यमंत्री बने 2012 में, और ये ब्रज क्षेत्र इस बात का गवाह है। सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार इस ब्रज ने ही झेला। सबसे पहला दंगा कहीं हुआ तो कोसी के अंदर हुआ, केवल इस बात के लिए हुआ कि वहाँ ड्रम में एक पानी रखा था, उसमें से लेकर के किसी ने थोड़ा पानी पी लिया था, हिंदू ने, मस्जिद के सामने। जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश को 1150 से अधिक दंगे दिए हो, हिंदुओं को कटवाया हो, मरवाया हो, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करवाया हो, उससे हमें हिंदू होने का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया जानती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस तरह से दंगों में जला था। सचिन चौधरी और गौरव चौधरी दोनों की हत्या हुई, और उस समय जो वहां पे जिलाधिकारी थे उन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद थाने ले गए, और थाने ले जा करके पुलिस ने जब उनको थाने में बंद कर दिया तो उनके अब चाचा जान आजम खान ने प्रतिष्ठा बना ली, और रात में 12 बजे डीएम एसएसपी को दोनों को हटाया गया, और हटाने के बाद उन अपराधियों को छोड़ दिया गया, जिससे दंगे की आग भड़क गई और कितने लोग, कितने नौजवान हमारे मारे गए, संपत्तियां जला दी गई, मकान जला दिए, ट्रैक्टर जला दिए, गाड़ी जला करके नहरों के अंदर डाल दी। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो भेद करते हैं, हिंदू की बेटी यदि 12th पास करेगी तो कुछ नहीं मिलेगा, मुसलमान की बेटी पास करेगी तो 30,000 रुपए देगी। अखिलेश यादव की सरकार ये देखा है इस उत्तर प्रदेश ने, किस तरह से जमीनों पर कब्जा करते, किस तरह से कबाल खाली हो गया था पूरा कि नहीं मुसलमान ही रहेंगे, हिंदुओं बाहर जाओ। तो इनको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। और जहां तक शंकराचार्य जी की बात है, शंकराचार्य जी हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। अब उसका एक शंकराचार्य बनाने का प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस फॉलो किया है कि नहीं किया मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि अखिलेश यादव मुस्लिम परस्त हैं। अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। अखिलेश यादव ने वही किया जो औरंगजेब ने अपने पिताजी के साथ व्यवहार किया था, वही मुलायम सिंह के साथ अखिलेश यादव ने किया। अच्छा, अखिलेश यादव जी को बुलडोजर से बड़ी मतलब दिक्कत रहती, बड़ा कोसते हैं कि ये जो योगी बाबा का बुलडोजर है ये कहीं ना कहीं उन्हीं की पार्टी के नेता के लोगों पर या फिर सही लोगों पर चलाते हैं। देखिए शासन चलाने का फॉर्मूला होता है। बीजेपी सरकार में आती है तो कानून का राज होता है। हाँ। सरकार ने नॉर्म्स बनाए, उन पर काम करते हैं। वो सरकार में आते हैं तो अवैध कब्जा करते हैं। अब जब अवैध सरकारी संपत्तियों पर आप कब्जा करके बिल्डिंगें बना लोगे तो सरकार का काम है कि उसको गिराया जाए, उसको खाली किया जाए। अतीक अहमद ने कब्जा कर रखा था प्रयागराज के अंदर, उसको तहस नहस करके आज वहां गरीबों के फ्लैट बना करके दिए गए। नहीं, सब दुनिया ने देखा है।
जी। सरकार ने निःशुल्क गरीबों को फ्लैट दिए हैं, सरकार को ये काम सूट करता था, उन्होंने किया, पर अखिलेश यादव जी को हो सकता है दिक्कत हो। अवैध कब्जा लखनऊ के अंदर किया होता, वहां पे गरीबों के फ्लैट बन रहे हैं। जी। तो ये माफिया राज स्थापित करके माफियाओं के दम पर, अपराधियों के दम पर, भ्रष्टाचारियों और गुंडा मवालियों के दम पर सरकार बनाने वाली पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। जब उन पर कोई कार्रवाई होती है तो स्वाभाविक रूप से उनको दर्द होता है, तो बुलडोजर इसलिए उन्हें बुरा लगता है। जी, चलिए हमने ये समाजवादी पार्टी की बात कर ली, अखिलेश यादव जी की बात कर ली। अब बात करते हैं थोड़ा दूसरी जो नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी जी। जब हम अभी मुलाकात करें कांग्रेस जो जितने भी मंत्री जी हैं, नेता हैं, तो सबका कहना है कि दावा है, ये राहुल गांधी जी दावा करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, 100% बनाएंगे, बशर्ते बीजेपी पार्टी वोट चोरी ना करे, ईवीएम में घपला ना करे। देखिए, दावा तो राहुल गांधी वही करते हैं जो पाकिस्तान की सरकार करती है। जो भाषा पाकिस्तान के मंत्री बोलते हैं, जो भाषा पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष बोलते हैं, वहाँ के जनरल्स बोलते हैं, वही स्क्रिप्ट राहुल गांधी भी बोलते हैं। जी। वोट चोरी है ये। वोट उनको 2019 में तो राफेल चोरी बता रहे थे। जो देश के प्रधानमंत्री को, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति को, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति को चोर कहेगा तो जनता तो उसका जवाब देगी। तो प्रधानमंत्री इंस्टीट्यूशन है, ये देश का गौरव है, वो दुनिया के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, जाकर के उनको आप चोर कहोगे। और इनके अपने नेता दो जगह वोट डालते हैं। कन्हैया कुमार का ही देख रहा था मैं तो फोटो जी, दिल्ली में भी वोट कर रहा था और जाके बिहार में भी वोट कर रहा था। तो राहुल गांधी भी तो चोर है, फिर उसके नेता भी तो चोरी कर रहे हैं जी। ये केवल सरकारी संस्थाओं पे कैसे जनता का अविश्वास हो, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। कांग्रेस ने तानाशाही की, कांग्रेस ने संविधान की हत्या की, कांग्रेस ने इस देश में अराजकता की और आपातकाल लागू करके सभी विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया, मीडिया पर रोक लगा दी, कोई अखबार नहीं छप सकता था। वही राज ही आज लाना चाहते हैं जी। और जनता तो आज समझ चुकी है, यूथ तो मोदी के साथ है जी, यूथ तो योगी के साथ है। तो राहुल गांधी सपना देखना बंद कर दें। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य हूं मैं, टॉर्च लेके ढूंढते हैं तब दो लोग नजर आते हैं। कहां सरकार बनाएंगे भाई? समर्थन लेंगे ना, कहां का समर्थन लेंगे तो उसकी सरकार बनेगी, आपकी कहां बन जाएगी? 2 विधायक बनेगी क्या? 403 में से 2 सरकार बना तो लेंगे। यही कहते हैं कि कोशिश तो हमारी हाँ, तो वो बिहार में भी बना रहे थे, परिणाम आपके सामने है। वो सीख रहे हैं ना, हर गलती से सीख रहे हैं बार बार। तो कितनी गलतियां, हजारों गलतियां हो गई ऐसी, जीवन भर गलतियों से सीखते रहेंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे। वो अबोध, राजनीतिक रूप से अबोध बच्चा है। चलिए माना कि वो समर्थन ले रहे हो, नहीं बन पाएगी, आप समर्थन ले रहे हैं किसका? मायावती जी को कहा जाता है कि बी पार्टी कहा जाता है बीजेपी का, आप नहीं ले रहे हैं, या वो सपोर्ट कर रही हैं डायरेक्ट, या बैक सपोर्ट कहीं मिलने वाला आपको? कोई किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। हमने 2014 में यूपी को विजयी किया, 2017 में सरकार बनाई, 2019 में हम आए, 2022 में हम आए, 2024 में केंद्र में हमारी सरकार बनी, 2027 में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार बनाएगी, स्पष्ट बहुमत के साथ आएगी। हमारे जो सहयोगी दल हैं वो 7 होंगे, वो एक्स्ट्रा सीटें जीत करके आएंगे। जी, नहीं वो एक्स्ट्रा सीट का जो बात करी, जैसे आप सीट का जो दावा करते थे, वो यही कहते कि एक व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंट होना ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट, ये तो कहीं ना कहीं कोई अंदर की बात होगी, तभी आप सीट का दावा कर देते कि 300 सीट हम जीतेंगे, 200 सीट हम जीतेंगे। देखिए, वोट आप किसी को प्रभावित करके नहीं ले सकते हो। वोट ऐसी चीज है कि आप आदमी के मन को जीत करके हासिल कर सकते हो। यदि आपने अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने काम से उसके दिल के अंदर जगह बनाई है तो आप उसका वोट हासिल कर सकते हो। योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार काम कर रही है और गरीबों का दिल जीत रही है, तो हमको पता है ना, हम 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं कि क्या होने वाला है, क्या परिणाम होने वाला है। तो नहीं देखो, दिल तो आप भी जीत रहे पार्टी का कहीं ना कहीं, और योगी जी आए हैं, निवास स्थान पर आ रहे हैं, पार्टी में एक अलग जगह बन रही है, मंत्री पद के लिए भी शायद लोग विचार कर रहे हैं, जनता चाह रही है कि मथुरा को एक और मंत्री पद मिले। तो मथुरा को लेकर विजन क्या है बीजेपी पार्टी का, योगी सरकार का क्या विजन है, और आपकी क्या सहभागिता है? देखिए, ब्रज क्षेत्र दुनिया में ऐसी भूमि है कि सनातनी दुनिया के किसी देश में रहता होगा, उसके मन में एक सपना, एक कल्पना ये रहती है, एक बार जा करके वृंदावन की भूमि को, ब्रज की भूमि को माथे से लगा करके अपने आप को धन्य कर लूँ। और इसकी हालत खराब थी। 2017 के बाद, योगी जी की सरकार बनने के बाद यहाँ पे काम होने शुरू किए और आज आप देख रहे हो किस तरह से पूरे ब्रज का, संपूर्ण ब्रज का विकास हो रहा है। ब्रज विकास परिषद के माध्यम से हो रहा है, सारे विभाग कर रहे हैं, घाटों का निर्माण हो रहा है, जगह जगह रोड्स बन रहे हैं, 4 लेन रोड बन रहे हैं। अभी आप देखोगे तो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है, यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर के पागल बाबा तक 4 लेन रोड का निर्माण हमने ही कराया है। मेरे विधायक बनने के बाद उसका सब स्वीकृति हुई और निर्माण हुआ है।
वृंदावन की जो कल्पना दुनिया के अंदर सनातनियों के मन में रहती है, वो वृंदावन उस स्वरूप में आए। ब्रज की जो कल्पना रहती है कि भगवान कृष्ण के समय पर कैसा कृष्णकालीन ब्रज था, वो उस स्वरूप में कैसे आए, इसकी चिंता करके योजना बनाकर उस पर क्रियान्वयन कर रहे हैं और उसमें बहुत तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी, ये आपका आपने विजन बता दिया और आपने बता दिया कि आप जीतने वाले हैं, ठीक है। 8 बार के विधायक रहे श्याम सुंदर शर्मा जी, दबदबा एक लगा है ना, कद्दावर नेता रहे, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या फर्क रहने वाला उनकी तैयारी में और आपकी तैयारी में? देखिए, जो 8 बार लगातार चुनाव जीतता गया, उसने क्षेत्र को दिया क्या? उसने अपना पॉलिटिकल कद खा, बहुत बड़ी बात होती है जी 8 बार जीतना, मैं बता रहा 40 हूं। साल करीब मान के तो चलिए ना। हाँ, हमारी तो उम्र भी लगभग नहीं 8 बार जीतने के बाद उनको तो उत्तर प्रदेश का सर्वमान्य नेता हो जाना चाहिए था। वो बाढ़ से ही बाहर नहीं निकल पाए। लोगों को फर्जी केसों में फंसवाना, उनको जेल भिजवाना, उनका उत्पीड़न करना, भ्रष्टाचार करना, बेईमानी करना, जमीनों पर अवैध कब्जे करना, पूरा परिवार। नौझील में देखो उनके भाई ने जमीन कब्जा रखी है, मथुरा में देखो उनका छोटा भाई सबसे बड़ा माफिया है, उनके भतीजे खुद सब तो जमीनों पर कब्जा करने लगे रहे। जुगाड़ तुगाड़ करके, दल बदल करके, बार बार भ्रष्टाचार करके, उनसे बड़ा दल बदलू उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नहीं है। एक भी पार्टी नहीं बची है जिसको छोड़ दिया हो। इतना अवसर, हाँ बड़ी बात कह रहा हूँ, रिकॉर्ड है ना, मैं गिना दूं ना। कांग्रेस से शुरू हुआ, कांग्रेस, लोकतांत्रिक कांग्रेस, फिर आरएलडी बीजेपी गठबंधन से लड़े, फिर तृणमूल कांग्रेस से लड़े, फिर सपा से लड़े, फिर बसपा से लड़े, और तो कोई दल है नहीं यूपी में। ये बीजेपी है क्या पता। वो एक बार बीजेपी और आरएलडी का समर्थन लिया था 2002 में। अपने दम पे कभी चुनाव नहीं जीते, अपने दम पे कभी चुनाव नहीं जीते। कभी न कभी किसी न किसी दल का समर्थन लेकर के चुनाव जीते हैं, जो ज्यादा लोकप्रिय बनते हैं। और जो मार्ट विकास के रास्ते पे जाना चाहिए था, बार बार जीतने के बाद स्थायित्व के साथ काम होने चाहिए थे, वो कब्रगाह बन गया। मार्ट को बर्बाद किया, वहां के विकास को रोका, वहां के नौजवानों के भविष्य को बर्बाद किया। केवल तिकड़म करके गांव में पार्टी बंदी करके एक पार्टी को जोड़ के रखना है और दल बदल करके, अवसरवादिता करके, एक दूसरे दल से समर्थन लेकर के विधायक बनना, यही लक्ष्य था जी। मैं डे 1 से क्षेत्र का विकास कर रहा हूं। वो डे 1 से अगले चुनाव को मैं कैसे लोगों को धड़ा के, धमका के, प्रलोभन से जोड़ा जाए, ये काम करते थे। तो मार्ट तो बर्बाद था, आज मार्ट विकास की ओर दौड़ रहा है। तो वो तो माफिया ही कहूंगा मैं उनको, वो बहुत बड़े माफिया हैं। जब मेरी बात रही, जब मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि जो जीते हैं आप, जो राजेश चौधरी जो जीते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं कारण है मोदी लहर का या योगी लहर का। उनका कोई व्यक्तित्व क्या या उनकी कोई भूमिका नहीं रही। तो वो खुद अपने आप में दल बदलू है ना। जो व्यक्ति जैसा चश्मा पहनेगा वैसे ही नजर आएगा ना। मैंने अपना जीवन गलाया, जीवन के 35 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया है और जीवन भर करता रहूंगा। मैंने दल बदल नहीं किया, मैंने किसी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की। किसको धोखा देने से छोड़ा है? हर पार्टी के साथ गद्दारी कर करके आए हैं। जवाब दें, मुझसे बहस कर लें आकर के। मैं तपा हुआ तपस्वी कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, इस बात का मुझे गौरव है। वो किस पार्टी के हैं बता देना। नहीं बिल्कुल। किसके साथ धोखा नहीं किया, किसके साथ झूठ फरेब बेईमानी की राजनीति नहीं की। ये तो वो व्यक्ति हैं, कल्याण सिंह की सरकार में थे, रातों रात तख्ता पलट करके और जाकर के जगदम्बिका पाल के साथ शपथ ले ली थी और फिर अगले दिन फिर जाकर के ले ली थी। अरे भैया, अवसरवादिता की पराकाष्ठा, बेईमानी भ्रष्टाचार की कोई पराकाष्ठा, दल बदल की कोई पराकाष्ठा है तो उसका नाम है श्याम सुंदर शर्मा। चलिए, बीजेपी पार्टी की अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी इंटरनल कैसी है? इंटरनल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है। इसमें बूथ अध्यक्ष से लेकर के और केंद्रीय मंत्री बन जाता है आदमी। सबसे छोटी इकाई है बूथ, और बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। आपने देखा, यहां नेता का बेटा नेता नहीं बनता, नेता का बेटा नेता नहीं बनता। यहां पर जो अपनी मेहनत करके आएगा वही बनेगा। लेकिन राजनाथ सिंह मेहनत करते हैं। अरे कब से काम कर रहे हैं पंकज सिंह जी, कब से काम कर रहे हैं लगातार। ब्रजभूषण शरण, उनके बेटे भी काम कर रहे हैं। दूसरी तीसरी बार विधायक बना है, वो पहली बार थोड़ा ना बना है जी, पहली बार नहीं बना। आप मतलब परिवारवाद आप नहीं मानते? नहीं, जब मान लो किसी नेता का बेटा काम करके अपनी मेहनत पे आगे आ रहा है तो वो आएगा। अब पाप नहीं है कि आप बिल्कुल ही ब्रेक लगा दोगे। हाँ, कांग्रेस में कभी कोई कल्पना कर सकता है कि राहुल गांधी और नेहरू परिवार के अलावा कोई नेता बन जाएगा? वो कहते हैं ना, इस समाजवादी पार्टी में कोई कल्पना कर सकता है कि मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के अलावा कोई दूसरा नेता बन जाएगा? बसपा में कोई कल्पना कर सकता है कि मायावती जी के परिवार के अलावा कोई दूसरा बन जाए? भारतीय जनता पार्टी में यह संभव है। भारतीय जनता पार्टी
कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कौन कहां पहुंच जाएगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बाद कौन बनेगा? कोई कार्यकर्ता ही बनेगा, जो अपने मेहनत काम कर रहा होगा वो बनेगा। नड्डा जी के बाद कौन अध्यक्ष बनेगा, किसी को पता थी क्या? एक सामान्य कार्यकर्ता को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। देखो, सामान्य कार्यकर्ता, 7 बार लोकसभा का चुनाव जीते हुए व्यक्ति को बनाया जी। किसी नेता के बेटे को तो बनाया नहीं है। बिल्कुल। तो की पोस्ट जितनी भी हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, सब पे कार्यकर्ता आएंगे, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का उपराष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। अब मोहन यादव जी सामान्य कार्यकर्ता, भजन लाल जी सामान्य कार्यकर्ता, प्रमोद सावंत जी सामान्य कार्यकर्ता, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी सामान्य कार्यकर्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी सामान्य कार्यकर्ता। इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है? तो ये कैडर बेस पार्टी है और कार्यकर्ताओं का भविष्य इसी में सुरक्षित है। मैं तो सबसे अपील करूंगा कि आइए नौजवानों, जो राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए, यहीं आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए ठीक है। यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है, और तारीफ भी करते हैं। बाकी अपोजिट पार्टी भी कहीं ना कहीं जिक्र करती है, लेकिन कमियां जो हैं खासकर जो अभी तक नहीं सुधर पा रही। इतना बड़ा नौजवान यूपी में है ना, वो पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर हम बात करें आरओ, एआरओ और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, जब भी ऐसे कहीं नौजवानों के विश्वास जीतने की बात आती है, वहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ क्यों हो जाती है? देखिए, सरकारें पहले भी थी, भर्तियां पहले भी होती थी। एक लिस्ट चाचा के यहाँ से आती थी, उसका रेट निर्धारित था कितने पैसे में लिस्ट में नाम आएगा। एक भतीजा के यहाँ से आती थी, दूसरा भाई के यहाँ से आती थी। केवल यादव फैमिली के लोगों को प्रभावित करके, धन वसूली करके वो लोग नौकरी लगाने का काम करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये हाईकोर्ट ने कहा, ये हाईकोर्ट का वो है जब ये एग्जाम कैंसिल हुए। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप किसी प्रकार की भर्ती में नहीं लगा सकता। जहां जरा सी भी गड़बड़ नजर आती है तो तुरंत कैंसिल करके दोबारा कराते हैं हम। लेकिन उसमें ये ईमानदारी का परिचायक है, ये ईमानदारी का परिचायक है। यदि भ्रष्टाचार और बेईमानी करनी होती, पैसे लेकर के भर्ती करनी होती, तो फिर तो धीरे से हो जाता ना सब काम। नहीं, वो लीक तो हो जाते हैं ना, पेपर लीक हो जाते हैं, जो तो कार्रवाई होती है, बुलडोजर भी चलता है उनके घर पे जाके, जेल में पड़े सड़ रहे हैं आज जी। जो अपराध करेगा उसको उसी की भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। और आज ईमानदारी से पुलिस की भर्ती हो रही है, टीचर्स की भर्ती हो रही है, एआरओ की भर्ती होने वाली। अच्छा, पुलिस की इतनी बड़ी भर्ती हुई, मतलब 60-65 हजार हाँ भर्ती हुई, कहीं एक शिकायत आपको मिली? ईमानदारी के साथ भर्ती हुई है। तो आज ईमानदारी के साथ हम लोग नौजवानों के साथ हैं और रोजगार के अवसर मुहैया करा रहे हैं। चलिए ठीक है, करप्शन की बात कर रहे हैं थोड़ा। इतना ओपन करेक्शन हो चुका है। अगर आज के भ्रष्टाचार की बात करें, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आम जनता की अगर एक बात करें तो मतलब मामूली से अगर वो बर्थ सर्टिफिकेट भी निकलवाना पड़े तो वो तो ओपन करप्शन की जो बात करते हैं, ओपन भ्रष्टाचार जो है वो शुरू हो चुका है। उस पर क्या काम कर रही है बीजेपी? पहली सरकार ऐसी है जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया। योगी जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों तपस्वी व्यक्ति हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता भ्रष्टाचार का। और सरकार में बिल्कुल भ्रष्टाचार रहित सरकार काम कर रही है। नीचे के लेवल पर जहां शिकायत मिल जाती है, सरकारी मशीनरी में इनके भर्ती किए हुए भी तो लोग हैं ना। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो तो जहां नहीं, पकड़ा जा रहा है, हाँ उसको जेल सीधे। जेल तो है, जो भ्रष्टाचारी पकड़ा जा रहा है वो उनकी पार्टी का जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अब सिस्टम पहले से खराब करके चले गए तो उनको सुधार रहे हैं हम लगातार। अच्छा लगातार सुधार रहे हैं। यानी कि, लेकिन आप कहना तो यही चाह रहे हैं ना कि जितना भी भ्रष्टाचार अगर कोई हो रहा है, ये भ्रष्टाचार के जनक तो यही लोग हैं ना। भ्रष्टाचार की माँ कांग्रेस है, उसमें खाद बीज देने वाली समाजवादी पार्टी है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आखिरी सवाल हमारे लिए रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा, ठीक है, बीजेपी ज्वाइन करना चाहता है या राजनीति में आना चाहता है, तो कोई मूल मंत्र बता दें। मैं तो नौजवानों को ये अपील करूंगा, कई लोग कहते हैं कि राजनीति के दलदल में नहीं जाना चाहिए, इसको दलदल बनाते हैं। पर आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा का आप इतिहास उठा लो, उसका डाटा निकाल लो, जिसमें डॉक्टर, वकील, सीए, आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड इंजीनियर, बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो अच्छे लोग राजनीति में आए। कालांतर में देखेंगे तो माफियाओं की विधानसभा कहा जाता था, आज एक मॉडल ये विधानसभा बन के आई है। तो मैं अपील है उन नौजवानों से कि आप अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक राजनीति में जो गंदे लोग आ गए उनको दूर नहीं किया जा सकता है। सभी लोग आएँ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें, और सबसे महत्वपूर्ण काम राजनीति करना ही है। इसमें आप आओगे तो देश निश्चित रूप से विकास के आगे बढ़ेगा। मेरी सबसे अपील है कि जुड़िए। चलिए, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे राजेश चौधरी, माठ विधानसभा क्षेत्र से विधायक, और अगली बार पूरी तैयारी में है और देखते हैं कि प्रदेश की जनता, राज्य की जनता और इनके क्षेत्र की जनता किस तरीके से इस पार्टी को और राजेश चौधरी जी को समर्थन देती है। नमस्कार।